हेलो दोस्तों, एग्री वाला जीतू सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 12th एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट जल निकास। जल निकास को इंग्लिश में कहते हैं वाटर ड्रेनेज। तो अब जल निकास अब बात है कि जल निकास। तो दोस्तों बात करेंगे जल और निकास, दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। जल निकास, जल को निकालना ही जल निकास है, सही है। लेकिन टेक्निकल भाषा में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जल निकास किसे कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, भैया जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें जल निकास क्यों करना चाहिए। तो बात आती है जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जल निकास की आवश्यकता हमें बरसात के टाइम पड़ती है। बरसात के टाइम पड़ती है। क्योंकि बरसात के टाइम इसलिए पड़ती है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, अपने खेत होते हैं वो सारे लबालब भर जाते हैं। जब खेत सारे लबालब भर जाएंगे तो अपनी जो फसल होती है, फसल को क्या चाहिए, फसल अपनी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी तो यूज कर लेता है। बाकी जो अनावश्यक पानी भरा हुआ है खेत में, वो क्या करता है, फसल पर दुष्प्रभाव डालता है। जैसे कि उसका जड़ सड़ जाना, तना सड़ जाना, जिससे कारण अपना क्या हो जाता है, फसल उत्पादन, मतलब जो फसल का उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम टेक्निकल भाषा में, तकनीक के हिसाब से कह सकते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह, मतलब भूमि की जो ऊपरी सतह है, अधो सतह का मतलब होता है भूमि के अंदर से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से, मतलब हम कोई काम कृत्रिम तरीके से करें, मतलब खुद करें कि जाके निकालें या फिर अंडरग्राउंड पाइप डालें, तो कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, उसे कहते हैं क्या, जल निकास। तो आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा। और अब जल निकास है, जल निकास के बारे में थोड़ा पिक्टोरियल के हिसाब से समझ लेते हैं कि जल निकास आखिर है क्या। आप देख रहे हैं, बढ़िया एक किसान खड़ा हुआ है लबालब खेत में, सोच रहा है फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो बर्बाद हो गया क्योंकि फसल, अब इसमें देखो, अगर ये धान है, धान के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है। विदाउट पानी, मतलब बिना पानी के धान नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें धान है तो ठीक है, पानी भरा होने की आवश्यकता होगी। अगर धान नहीं है, अगर इस जगह सपोज करो सोयाबीन खड़ी हुई है और पानी ऐसा भरा हुआ है, तो जितनी भी अपनी सोयाबीन है उसकी जो जड़ है वो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। उसकी जो स्टेम है गल जाएंगे। जब जड़ सड़ जाएगी तो पूरा जो पौधा होगा, जो उसमें दाना बन रहे होंगे वो नहीं बनेंगे, फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। और यह पूरा हो सकता है फसल पूरी बर्बाद भी हो जाए। तो जल निकास की आवश्यकता हमें बरसात में पड़ती है। और जो भी काली मृदा होती है, काली मृदा होती है, इन्हीं को बोलते हैं चिकनी मृदा। क्योंकि काली मृदा में क्ले कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, जिससे एक समय क्या होता है, काली मृदा में पानी भरा, मतलब काफी समय तक जैसे भरा रहे तो क्या हो जाता है, जितने भी उसमें जो स्पेस रहता है, जैसे कि पोर स्पेस रहते हैं अंदर सोइल के अंदर, वाटर रहता है, तो ये क्या होते हैं, फूल जाने के कारण, काली मृदा फूल जाने के कारण, और उसके जो स्पेस रहता है, पूरे स्पेस रहते हैं, तो क्या वो बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, अपना पानी फिर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जिस कारण से क्या, कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है, फ्लडिंग की स्थिति पैदा होती है, जलमग्न की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कारण से अपन को क्या होना चाहिए, फसल में जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में दिखाते हैं कैसे। अब जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें भी फसल लगी हुई है, इसमें भी फसल लगी हुई है। अब इस फसल की आप देखो बढ़वार देखो, आप इस फसल की बढ़वार देखो, तो इतना बड़ा पौधा हो गया। अब ये पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, इसकी बढ़वार देख लो। तो फसल को दोनों समय एक ही टाइम पे ग्रोइंग किया गया। लेकिन समस्या क्या हो गई, ये इसमें तो प्रॉपर इरिगेशन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। लेकिन बट इसमें क्या हो गया, इसमें पानी भरा, देखो आप देख रहे हैं ना, जो सोइल के कण है, सोइल के कण के बीच में जो आप
स्पेस देख रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पानी भर जाने के कारण, इसमें प्रॉपर एयर से न मिलने के कारण अपनी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, स्टंटेड हो जाती है, या फिर धीमे धीमे पौधे की रूट्स होती हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, पौधा गलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो हमें बस इतना समझ लेना चाहिए कि हमें जो भी, जैसे धान होती है, धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बाकी जो फसलें होती हैं उनके लिए हमें मतलब आवश्यकता से अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो हो जाए तो अपनी फसल सड़ना गलना स्टार्ट हो जाती है, फसल उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करेंगे, जैसे सोयाबीन ये लगा हुआ है, सोयाबीन लगी हुई है, सपोज सोयाबीन लगी हुई है, सोयाबीन लगी है, बरसात के टाइम लगा हुआ है, पानी बहुत गिर रहा है, लबालब पानी खेत भर चुका है। अब किसान सोचता है अब क्या करें, मेरी जो फसल बर्बाद हो रही है इसको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां खेत का ढलान होगा उस समय, सीधी सी बात, जहां खेत का जिस टाइप का खेत का ढलान होगा उस साइड खेत में क्या करें, पानी भरा होगा, या तो आप फावड़े की सहायता से मेड़ को काट दें, या फिर मेड़ को काटने की बजाय फिर क्या करें, ये अंडरग्राउंड पहले खोद के पाइप डाल दें, ऊपर से आप फिर मिट्टी डाल दें, जिससे क्या हो गया, जब भी आपका बरसात का पानी अधिक हो जाए तो ये पाइप की सहायता से बाहर निकल जाए। अब ये नाले में निकल जाए या तालाब हो या नदी हो, कहीं भी आप उसकी जगह बना दें जहां प्रॉपर तरीके से पानी बाहर निकल जाए। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा जल निकास कैसे कहते हैं, हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, हमें जल निकास क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात करेंगे, जल निकास के 6 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन आ जाता है जल निकास के 6 उद्देश्य लिखिए, महत्व लिखिए या लाभ लिखिए। तो लगभग लगभग ये पॉइंट हैं, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो आप चाहे उद्देश्य पूछे, चाहे लाभ पूछे, चाहे महत्व पूछे, तो सब में एक ही चीज को आपको लिख देना है। पहला पॉइंट की बात करें, भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें, भूमि में जो हानिकारक लवण एकत्रित हो जाते हैं उनको भी बाहर एकत्रित नहीं होने देते हैं जल निकास, इसलिए क्योंकि सपोज खेत में पानी भरा हुआ है, इसमें भी जो साल्ट रहते हैं वो क्या होते हैं, पानी की सतह पर आ जाते हैं, जल निकास करने से वो साल्ट क्या हो जाते हैं, खेत के बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें जो भी हानिकारक लवण रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, खेत से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें एकत्रित नहीं होने देते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, हमने बताया था अभी वायु संचार होता है, मतलब इसमें भूमि में प्रॉपर वायु संचार का बना रहना, प्रॉपर वायु संचार का होना। फोर्थ पॉइंट है, भूमि को दलदल बनाने से रोकना, मतलब भूमि अगर एक जगह पानी भरता रहे, पानी भरता रहे, पानी भरता रहे, तो वो जगह क्या हो जाएगी, दलदली टाइप की हो जाएगी, वहां भी फसल जो होती है कोई भी ग्रो नहीं होगी और फसल का वहां होगी नहीं जन्म, ठीक है। तो उस समय क्या होती है, फसल को दलदली बनने से रोकते हैं, इसलिए हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। जो भी लाभदायक जीवाणु रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि करना फसल की, जब ये सारी चीजें हो जाएं तो फसल ऑटोमेटिक, स्वाभाविक है, फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। अगर जल निकास नहीं हुआ, फसल खेत लबालब भरा हुआ है, तो क्या होगा, रूट सड़ जाएगी, फसल का स्टेम सड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, सीधा सीधा फसल की पैदावार पर प्रभाव पड़ेगा, फसल की पैदावार क्या होगी, घट जाएगी। तो अब बात करेंगे जल निकास के कोई 4 लाभ लिखिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में बोर्ड में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन जो आएगा सीधा सीधा पूछा था, जल निकास के कोई 4 लाभ लिखिए। तो सबसे पहले पॉइंट लिखो इसमें, भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है, भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है, भूमि में, सॉरी ये क्षारीय नहीं है, ये क्षारीय है, क्या है, क्षारीय, क्षारीय और ये अम्लीय। क्षारीय अम्लीय क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, ये अपन क्षारीय अम्लीय को कैसे नापते हैं, पीएच स्केल होती है, एक पीएच स्केल होती है, जैसे कि अपन सोइल को ले जाते हैं और लेबोरेटरी में ले जाएंगे, वहां पीएच स्केल का एक यंत्र होता है, उसमें क्या होता है, अपन को पानी को, मतलब जब सोइल सैंपल लेते हैं, सोइल सैंपल में फिर क्या होता है, पीएच मीटर में डाल देते हैं सोइल को, तो उसमें रीडिंग आ जाती है। तो ये रीडिंग कैसी रहती है, ये रीडिंग रहती है 14, मतलब 7, फर्स्ट टू 7, 7 to 14, तो 14 रीडिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट टू 7 आया, तो फर्स्ट टू 7 तक आया, ये होती है अम्लीय, ठीक है। और 7 to
14 तक क्या होती है, क्षारीय। 7 जो होती है, अगर 7 आया, 7 क्या होती है, ये होती है न्यूट्रल, उदासीन, मतलब ना तो क्षारीय ना अम्लीय। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया क्या क्षारीय है क्या अम्लीय है। 4th पॉइंट पे चलते हैं। भूमि का तापमान अनुकूल रहता है, मतलब भूमि का तापमान अनुकूल बना रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। भूमि दलदल बनने से रोकना, मतलब भूमि जो दलदली है वो बनने से रोकना, जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th क्वेश्चन, जल निकास की विधियों के नाम लिखो। तो जल निकास की सीधा सीधा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल निकास की विधियों के नाम लिखो, ओनली विधियों के नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है, फर्स्ट जो विधि है वो उसे बोलते हैं पृष्ठीय जल निकास विधि, उसको ही इंग्लिश से बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। और दूसरी जो विधि होती है उसको बोलते हैं भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड या सब सरफेस ड्रेनेज। अब ये क्या होते हैं, ये एक फील्ड होता है, फील्ड के जो ऊपर नालियां बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं, फील्ड के ऊपर नालियां बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं पृष्ठीय जल निकास या सरफेस ड्रेनेज। जब भूमि के खेत के नीचे जो नालियां बनाते हैं उससे बोलते हैं भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर जो नालियां बनाते हैं उसे बोलते हैं भूमिगत या अंडरग्राउंड ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज। अब इसकी कुछ कुछ नालियां होती हैं जो बताते हैं, जैसे सरफेस ड्रेनेज में कौन कौन सी नालियां बनाई जाती हैं। तो ये लिखा है अस्थाई नाली, अस्थाई नाली, अस्थाई नाली, कटआउट नाली, स्थायी नालियां, और जो समतल भूमि में मेड़ों को काटकर जो बनाई जाती हैं नालियां, वो नालियां। अब भूमिगत नालियां कौन कौन सी बनाई जाती हैं, टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। तो ये नालियां भूमिगत नालियों में बनाई जाती हैं। तो जल निकास की विधियां पूछ ली, जल निकास की विधि। अब अपन समझते हैं पृष्ठीय जल निकास आखिर है क्या। पृष्ठीय जल निकास, तो पृष्ठीय जल निकास के चलते हैं, पृष्ठीय जल निकास या सरफेस जल निकास। तो ये अब ये होता है, ये जो पृष्ठीय जल निकास जो विधि है, ये विधि बहुत ही सस्ती विधि है। सस्ती मतलब इसमें खर्च नहीं आता है ज़्यादा। हमारे देश में प्रायः इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में जल निकास हेतु खुली नालियों का ही प्रयोग की जाती है। जल निकास की खुली नालियां सुविधाजनक रहती हैं। नालियां नीचे की अपेक्षा ऊपर अधिक चौड़ी रहती हैं। जैसे कि नाली हमने बनाया, ये नाली, अब क्या होता है, ये यहाँ नीचे तो भाग सकरा रहेगा, ऊपर भाग क्या चौड़ा रहेगा। ठीक है, खेत के धरातल से कम, जो खेत का धरातल है, ऊपर का एरिया है, कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरी बनाई जाती है। मतलब इस नाली की जो गहराई होती है वो कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, नालियों का ढाल अधिक नहीं होना चाहिए। अगर नालियों का ढाल अधिक हो गया तो क्या होगा, पानी के तेज बहाव के कारण अपनी जो सॉइल भी है वो भी बह जाएगी, जिससे क्या होता है, भूमि कटाव का खतरा बढ़ जाता है, अब बना रहेगा। जैसे आपने देखा सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज में क्या हुआ, सरफेस ड्रेनेज की बात करें या फिर पृष्ठीय जल निकास की बात करें, तो जैसे कि एक फील्ड है, फील्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, नालियां बना देते हैं ढलान के ऊपर, एक मेन नाली बनाते हैं। ये नाली यहाँ से जो जल है वो एकत्रित होकर मेन नाली में आ जाता है। इस कारण से नाली या तो नदी में, नाले में, तालाब में निकल जाता है। अब इसकी बात करेंगे, हमने अभी पढ़ा है कौन कौन सी नालियां होती हैं। तो फर्स्ट अस्थाई नाली, कटआउट नाली, स्थायी नालियां, समतल भूमि पेड़ों को काटकर जो नालियां बनाई जाती हैं वो नालियां। अब ये नालियां या पृष्ठीय जल निकास नालियां, दोनों को अगर कोई भी पूछ ले, अस्थाई नालियों की लाभ हानियां लिखो, तो जो मैं जो बता रहा हूँ, या कटआउट नालियों की लाभ हानियां लिखो, जो बता रहा हूँ बस वही सब में चलेगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे पृष्ठीय जल निकास नालियां, अस्थाई नालियों या कटआउट नालियों के लाभ। लाभ की बात करेंगे, तो लाभ की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट होगा, इसके निर्माण में श्रम एवं पूंजी कम लगती है। तो सही बात है, इसके निर्माण में श्रम एवं पूंजी कम लगती है, क्योंकि बहुत आसानी से फावड़े की सहायता से पूरे खेत में बहुत आसानी से नालियां बना सकते हैं। इसमें जो पूंजी होती है, क्यों पूंजी लगनी, क्योंकि अपने भारत में मोस्टली क्या होता है,
कि लैंड होल्डिंग कैपेसिटी तो कम है, तो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी के होने के कारण जैसे कि किसी के पास, प्रति किसान के पास कि ये 5 बीघा 10 बीघा, एक किसान नहीं बोल सकते, जिसके पास 200 एकड़ भी से एक आधी हो सकते हैं। जैसे पूरे एक गांव की बात करें तो एक गांव में एक किसान ऐसा होगा जिसके पास 40 बीघा 50 बीघा तक हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो किसान होते हैं उनके पास कम बीघा की होते हैं, वो किसान स्वयं ही जाके नालियां बना सकता है। इसमें जो खर्च, साफ सफाई का खर्च है वो भी कम आता है। इन नालियों में जल निकास आसानी से हो जाता है, साधारण किसान भी इन नालियों को बना सकता है। तो मतलब इसमें कोई टेक्निकल की आवश्यकता नहीं होती कि कितनी गहराई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब आवश्यकता अनुसार हम ऐसी नालियां बना दें जिससे कि हमारा बरसात का पानी बाहर निकल जाए। अब इससे कुछ हानियां भी होती हैं, तो हानियां की बात करें, पहला पॉइंट है कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो भाई ये कैसे होता है? तो अपन सपोज करें एक खेत है, ठीक है, ये खेत जो है 10 इंटू 10 मीटर क्या है, चौड़ा है, मतलब 10 इंटू 10 करें तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब हम बात करेंगे 1 मीटर को क्या करें, एक 1/1 मीटर की, 1/1 मीटर की दो नालियां बना देते हैं। तो 1/1 मीटर की दो नालियां बना देंगे, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया, क्योंकि यहां से कम हो गया 1 मीटर, 1 मीटर यहां से कम हो गया। तो जब 1 मीटर यहां से कम हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर यहां से कम हो गया, 1 मीटर यहां से कम हो गया। अब देखो लंबाई की बात करें तो लंबाई चौड़ाई में बात करेंगे, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यहां से 1 मीटर, यहां से 10 मीटर, मतलब 10 मीटर, और ऊपर का 10 मीटर, मतलब 100 मीटर क्या हो गया, एरिया कम हो गया। अब 100 मीटर कम हो गया, है ना। तो जब 100 मीटर कम हो गया, अब अपन को जो चाहिए थी, जैसे कि फसल अपनी हो रही है, तो अब वो कितने में होगी जैसे कि अपनी जो फसल हो रही थी, तो फसल का क्षेत्रफल ऑलरेडी कम हो गया, क्योंकि जो नालियां बनाएंगे वो क्षेत्र कहाँ जाएगा, वो एरिया कहाँ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, अब सीधी सी बात है, बरसात होगी, ज़्यादा बरसात होगी तो मिट्टी भी क्या होती है, भूमि कटाव कर करके जो क्या होती है, जो नालियां बनाई उसमें वो नालियां फिर से दोबारा भर जाती हैं। तो नालियां भर जाती हैं, इससे प्रतिवर्ष क्या करना पड़ता है, खुदाई का काम करना पड़ता है, फिर से नालियां बनानी पड़ती हैं। अगर आपके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी है, आप अकेले हैं, मान लीजिए 200 बीघा आपके पास ज़मीन है, तो उसके लिए आपको अलग से मजदूर करने पड़ेंगे खुदाई के लिए, नालियों के लिए, जिससे अधिक व्यय भी लग जाता है, भूचरण की संभावना भी बढ़ जाती है। जो आप उन कृषि क्रियाएं करते हैं, कर्षण क्रियाएं करते हैं, उसमें भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, मतलब वो कर्षण क्रियाएं अपन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करेंगे भूमिगत जल निकास नालियों की बात करेंगे, मतलब ये जो भूमि के अंदर बनाई जाती है, मतलब जो खेत के अंदर बनाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं भूमिगत जल निकास नालियां। सबसे पहली बात करेंगे तो इसमें सहायक नालियां, मुख्य नालियां होती हैं, मतलब दो। क्या होता है, हमें मान कि ये मेरा खेत है, सपोज खेत है, खेत में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सहायक नालियां बनाएंगे, सहायक नालियां बनानी, फिर इसके बाद एक हमें मुख्य नाली बनाएंगे। जो मुख्य नाली कहाँ जुड़ी रहेगी, या तो नाले में, या तालाब में, या नदी में, तो जिससे कि अपना जो पानी है वो बाहर निकल जाए। जैसे ये पानी यहाँ से कलेक्ट होके मुख्य नाली में आया। हाँ, और एक बात होता है मुख्य नाली, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुख्य नाली होती है वो हमेशा नीचे बनाई जाती है, और जो सहायक नालियां होती हैं वो हमेशा मुख्य नाली से ऊपर बनाते हैं, ठीक है। और ये नालियां भूमि के अंदर 3 से 6 इंच की गहराई पर बनाई जाती हैं। अब ये बात करेंगे कि ये नालियां जो बनाई जाती हैं, अब ये कहाँ, जहाँ पश्चिमी देश हैं, ये विधि पश्चिमी देशों में अपनाई जाती है, और भारत में यह विधि प्रचलित नहीं है, ठीक है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि पृष्ठीय जल निकास नालियां और भूमिगत जल निकास नालियां होती क्या है और कैसे बनाई जाती हैं। अब जैसे कि आपने बात किया था सब सरफेस ड्रेनेज की, सब सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है, देखो अपनी फसल तो पूरी लगी रहती है, कोई एरिया इसमें बर्बाद नहीं होता है, पूरी फसल लगी रहती है। ये फसल क्या होती है, अब जैसे पानी की सहायता क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, पानी आवश्यकता बढ़ जाता है, तो अपन जो जगह जगह क्या कर देते हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन होके नीचे पाइप लगा देते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है। इस कारण से क्या होगा, पानी जो खेत में भरा हुआ है वो पानी खेत में, आवश्यकता से अधिक पानी खेत में भरा होता है, निकल जाता है। ये जो नल कहाँ, नाला में, नाला तालाब या नदी में या नहर में
लगा रहता है तो उसमें क्या होता है, पानी इजीली आराम से निकल जाता है सब सरफेस ड्रेनेज में। जैसे कि आपने देखा होगा, मुख्य नाली की बात करेंगे सरफेस, ये देखो मुख्य नाली बने हैं, तो सहायक नालियां हैं, सहायक नाली के बाद ये मुख्य नाली है, मुख्य नाली के बाद इसको डाल देते हैं मुख्य नाली में। जैसे कि ओपन डिच नाला रहता है, नाले जो ओपन डिच रहता है बहता रहता है नाले, उसमें डाल दे, जिससे पानी अपना इकट्ठा होके इसमें आ जाता है नाले में और नाले से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी फिर अपन करेंगे, ये भी सरफेस ड्रेनेज का एग्जांपल है। फोटो जो पिक्चर दिख रही है, ऊपर फसल लगी हुई है, नीचे अपन ने यहाँ रेता वगैरह भर दिया। क्या किया, पहले हल्का सा बीच में मिट्टी खोद दी, उसमें सैंड वगैरह भर दी। तो सैंड वगैरह भरने से क्या होता है, पानी वगैरह सीधे नीचे पहुंचता है, नीचे मोड़ने की आवश्यकता के अनुसार नीचे पाइप लगे रहते हैं, यहाँ से पानी आराम से बाहर निकल जाता है। ये जगह जगह बना देते हैं कभी कभी, ठीक है, इतनी दूरों पर बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देख रहे होंगे जो ये बड़े बड़े जो क्षेत्र, बड़े बड़े जहाँ कंट्री रहती हैं उनके पास मैकेनाइज होती है, अपने भारत के पास इतनी नहीं होती है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंट्री होती हैं उनके पास मैकेनाइज, वहाँ 200-200 एकड़ के पास एक एक किसान के पास रहता है, तो वो करते पूरा मैकेनाइज करते हैं। तो जो मैकेनाइज करते हैं, पूरा मैकेनाइज करते हैं, जो आप देख रहे हैं मैकेनिकल तरीका से खोल दिया, उसके बाद उन्होंने क्या पाइपलाइन बिछा दी, उसके ऊपर वह सैंड डाल देते हैं। सैंड डालने के बाद फिर रख देते हैं, बंद कर देते हैं, ऊपर अच्छे से फसल लेते हैं, नीचे जो पानी आवश्यकता अनुसार पानी भर भी जाता है, तो ये पाइप की सहायता से बाहर निकल जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा पृष्ठीय जल निकास नालियाँ, भूमिगत जल निकासियाँ क्या होती हैं। अब भूमिगत जल निकास नालियों के कुछ लाभ होते हैं, तो सबसे बात करेंगे, पहला पॉइंट है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में कमी नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये भूमि के अंदर बनाते हैं, ऊपर नहीं बनाते हैं, इसलिए इसमें जो क्षेत्रफल होता है वो पूरा रहता है, क्षेत्रफल में कमी नहीं होती है। जो भू परिष्करण क्रियाओं करते हैं उनमें भी बाधाएं नहीं होती है। इनमें जल धारण और संचालन में वृद्धि भी हो जाती है। फसलों के जल क्षेत्र में, फोर्थ पॉइंट, फसलों के जल क्षेत्र में पर्याप्त वायु संचार हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, फसलों की जड़ों के विकास एवं विस्तार के लिए अनुकूल दशाओं में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। बने रहिए एग्री वाला जीतू सर के साथ, और आप एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर प्रत्येक चैप्टर से 2-2 लेक्चर बनेंगे और वो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद पिक्टोरियल के साथ। आपको आशा है कि आपको समझ में आएगा। बस आप जो वीडियो है एंड तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए, नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब क्या है, आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को, जितने भी ग्रुप बने हों एग्रीकल्चर के, उनमें ये शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा कुछ नया नया, वो आप तक जरूर सबसे पहले पहुंच जाएगा और आसानी से आप डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ समय बाद मैं क्या करूँगा, आपको फ्री में PDF के माध्यम से मटेरियल 12th एग्रीकल्चर, 11th एग्रीकल्चर, MPPAT के नोट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। थोड़े समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे तैयार करने पड़ेंगे अच्छे से विद पिक्टोरियल के साथ, और आपको उपलब्ध होंगे PDF मटेरियल के रूप में, वो भी फ्री में। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते, जो कोचिंग लगा नहीं सकते, वो घर पर ही और वैसे भी कोरोना महामारी फैली हुई है, इस कारण से घर पर ही अपने तैयारी करें। पूरी 12th की टोटली तैयारी करवाऊंगा घर बैठे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।